वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद, क्लास 10 हिस्ट्री। इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन में कैसे जो शहरी लोग थे, शहरी तबके के रहने वाले लोग थे, मध्यम वर्गीय लोगों ने मेनली पार्टिसिपेट किया था और क्यों किया था, और गांव के लोग किस तरीके से उसको अपनी स्वतंत्रता का जो नजरिया लेकर चले हुए थे, और किस तरीके से बागान मालिक ये सोच रहे थे कि गांधी जी के नेतृत्व में हमें क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी, और वो अपने बागानों को छोड़कर भाग रहे थे। ये अलग बात है कि रास्ते में उनको पकड़ लिया जाता है क्योंकि डाक हड़ताल, रेलवे हड़ताल सब कुछ चला हुआ था, और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और घसीटा जाता है। लेकिन हमने देखा कि गांधी जी क्या चाह रहे थे कि अहिंसा और सत्य के दम पर वो आंदोलन चलाना चाहते थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स जैसे कि अलूरी सीतारमन वाला हमने देखा कि वो गांधी जी के फॉलोवर थे, लेकिन साथ के साथ वो हिंसा का रास्ता अपना रहे थे। वो क्या चाहते थे कि हमें जोर जबरदस्ती किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए असहयोग आंदोलन के अंदर जिससे कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, एनालाइज द circumstances under which नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉन बाय गांधी जी। उन स्थितियों के बारे में बताइए, परिस्थितियों के बारे में बताइए जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो उसके लिए 3 स्थितियां रिस्पॉन्सिबल थी। सबसे पहली थी चोरी चोरा इंसिडेंट। ये जगह है यूपी के अंदर, चोरी चोरा नाम से मैप के अंदर भी आएगी। ये एक नंबर के लिए आती है। ये इस चैप्टर में से 3 नंबर का मैप आएगा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैंने कल आपको बताया भी था वीडियो के अंदर कि चोरी चोरा नामक जगह कहाँ पर है, मैप पे इंडिकेट करके दिखाया था। वहां पे क्या होता है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल के जा रहा होता है पुलिस चौकी के सामने से। तो पुलिस चौकी वाले जो पुलिस कर्मचारी थे वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं जुलूस को, लेकिन इस रोकने की कोशिश के अंदर क्या होता है कि दोनों ग्रुप के अंदर झड़प हो जाती है और वो सिचुएशन हिंसात्मक रूप ले लेती है। पुलिस कर्मचारी भी शांतिपूर्वक जुलूस के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो भी आक्रामक रूप ले लेती है और वो 22 पुलिस कर्मचारियों को वहां पे मार देती है और पुलिस चौकी को आग लगा देती है। मीन्स बड़ा ही पैनिक सीन क्रिएट हो जाता है वहां पे। इस सीन को देखने के बाद गांधी जी को बड़ा दुख होता है, तो वो डिसीजन ले लेते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन वापस ले लूंगा, मुझे हिंसात्मक रास्ते के ऊपर चलकर स्वराज की प्राप्ति नहीं करनी है। तो ये तो मेन रीजन था असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। इसके अलावा 2 रीजन और थे। वो क्या थे? नीड टू ट्रेन सत्याग्रहीज। गांधी जी क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो उनको लीडर मानकर जगह जगह पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे लोग, बहुत सारी जगह पर वो हिंसात्मक चीजों को फॉलो कर रहे थे। तो गांधी जी का कहना क्या था कि अभी थोड़े दिन के लिए असहयोग आंदोलन को बंद करके सत्याग्रहियों को, आंदोलनकारियों को थोड़ी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। उन्हें समझाने की जरूरत है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अहिंसा के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक रीजन रहा। थर्ड क्या था? पार्टिसिपेशन इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। 1919 के अंदर जब जलियांवाला बाग मासेकर होता है उस टाइम पे इलेक्शन लड़ने के लिए प्रोविंसेस बनाई जाती है, वहां पे काउंसिल बनाई जाती हैं। तो कांग्रेस एक चीज ये भी चाहती थी कि इस तरह से आंदोलन ना चलाकर वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था उसके वो हिस्सेदार बन जाएं। इसके लिए उनकी 2 वजह थी। एक तो वो डायरेक्ट सरकार के टच में चले जाएंगे, जो भी डिमांड रखना चाहते हैं डायरेक्टली रख पाएंगे। सेकेंडली वो ये भी बताना चाहते थे कि जो आपकी ये काउंसिल है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, संविधान के बेस पर ये नहीं चल रही है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है लोगों का। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। लेकिन और कोई जरिया भी नहीं था गांधी जी के पास, तो वो एक और आंदोलन चलाने की सोचते हैं, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है कि बड़े ही विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, अवहेलना करना जो कानून सरकार के द्वारा, कॉलोनियल सरकार के द्वारा बनाए गए थे उनका। अब उसके लिए क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? 5 पॉइंट्स है यहाँ पे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ये आपका मेनली आता भी 5 के अंदर ही है। तो सबसे पहले होता है फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन है क्या? सबसे पहले तो आप कमीशन वर्ड को समझेंगे
ये ग्रुप ऑफ सम पीपल होता है जो कि ऑफिशियली अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और इनको किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर या मैटर के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करनी होती है और फिर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को वापस देनी होती है कि ये सही है या गलत है। अब ये क्यों बनाया गया था साइमन कमीशन? ये बनाया गया था जो ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला हुआ था, जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही थी, उसकी तहकीकात करने के लिए कि ऐसा इंडिया के अंदर क्यों हो रहा है। किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। 1927 के अंदर नई सरकार अपॉइंट होती है ब्रिटेन के अंदर, तो ये सरकार साइमन कमीशन बनाती है। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों दिया गया? सर जॉन साइमन इसके हेड थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। तो 1927 में नई सरकार बनते ही ये कमीशन बना देती है। इसका काम क्या था कि जो ये संवैधानिक या राष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं भारत के अंदर, इनकी छानबीन करना है और उस पे आपको रिपोर्ट देना है कि ये सही है या गलत है। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। अब इसके अंदर 8 मेंबर्स थे साइमन कमीशन के अंदर, और ये 8 के 8 मेंबर क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। अब भारतीय क्या चाह रहे थे कि जो मेंबर्स ही ब्रिटेन से आ रहे हैं और ब्रिटिशर्स हैं, वो भारत के फेवर में कैसे कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। वो तो हमेशा जैसे एक्सप्लॉइटेड गवर्नमेंट चल रही थी, इसी तरीके से उनकी मान के ही रिपोर्ट देंगे। तो जैसे ही 1928 के अंदर ये कमीशन भारत पहुंचता है, भारत की जनता इसका विरोध करती है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाती है। और पंजाब के अंदर तो इतना उग्र रूप ले लेती है ये आंदोलन कि वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, ब्रिटिश पुलिस को। और लाला लाजपत राय जी, जो कि एक बहुत ही एक्टिव नेता रहे कांग्रेस के, उनको लाठियां लगती है और इस भिड़प में उनको इतनी सारी लाठियों से जख्मी होने की वजह से 2-3 दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे जनता और भी क्या हो जाती है? एग्रेसिव हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। यहाँ पे साथ के साथ आपका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि व्हाट वाज साइमन कमीशन, व्हाई इट कम टू इंडिया, एंड व्हाई साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस। तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट है पूर्ण स्वराज की डिमांड। अब साइमन कमीशन के बाद लोगों, जो कांग्रेस के नेता प्रोविंसेस के अंदर थे, उन्हें लग रहा था कि ऐसे सिर्फ अपील करने से, पत्र व्यवहार करने से वो पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा नहीं करवा सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कुछ नरम नेता थे जो कि नरमी से बर्ताव करते थे, बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहते थे। कुछ यूथ थे जैसे कि नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या कहते थे कि फर्म कार्रवाई जब तक आप कठोर स्टेप नहीं उठाएंगे, हमें स्वराज प्राप्त नहीं होगा, आजादी प्राप्त नहीं होगी। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे किसी भी तरीके से। तो इसी तरीके से 1929 के अंदर 1929 में कांग्रेस के अंदर रहते रहते ही मोतीलाल नेहरू जी, जो कि किसके पापा होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और CR दास नाम के एक बहुत ही फेमस कांग्रेस के एक्टिविस्ट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं या आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहते ही अलग पार्टी अपनी बना ली जिसका नाम स्वराज पार्टी उन्होंने रखा। अब क्या करते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई जाती है? दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है, अधिवेशन होता है, सेशन होता है, और उसकी लीडरशिप करते हैं जवाहरलाल नेहरू। वहां पे वो डिसीजन लेते हैं लोगों की सहमति से, जितने भी मेंबर वहां आए हुए थे, कि 26 जनवरी 1930 को 1930 को वो पूरे भारत में इस डे को पूर्ण स्वराज के डे में मनाएंगे कि हम पूर्ण आजादी की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं आए। अब गांधी जी के लिए एक क्वेश्चन ये उठ खड़ा हुआ कि जब अगर आंदोलन चलाया जाए तो देशव्यापी चले, तो किसी किसी एरिया में ना चले। जैसे कि रोलैंड एक्ट वाला चला था, वो सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित था। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये भी बहुत सारे एरिया में नहीं फैला था, केवल उत्तर भारत में ही फैला था। तो वो क्या चाहते थे कि अब पूरा भारत आंदोलन से जुड़े तो काम चले। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रिजेक्शन ऑफ गांधी 11 डिमांड्स, वो 31 जनवरी 1930 को, यहाँ 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के डे के रूप में बनाने की अपील की जाती है। तो 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखते हैं, ब्रिटेन में जो हेड होता है उनका गवर्नमेंट, उनको इरविन के नाम से वो लेटर लिखते हैं। उसमें वो 11 मांग रखते हैं अपनी।
जिनमें से कुछ मांग कॉमन थी हर एक के लिए, अमीर गरीब के लिए, कुछ एक मांग सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए थी, कुछ एक मांग सिर्फ किसानों के लिए थी। लेकिन एक मांग ऐसी थी जिसके जो अमीर और गरीब सभी के लिए थी, और उस टाइम का सबसे सेंसिटिव मुद्दा था ये, वो था सॉल्ट लॉ, नमक कानून। कि अंग्रेज सरकार क्या करती थी, भारत के अंदर ही नमक बनाती थी और उसके ऊपर टैक्स लगा के लोगों को बेचती थी। अब नमक कौन खा रहा था, अमीर और गरीब दोनों ही खा रहे थे, और गरीबों के लिए उस नमक को खरीद के खाना ही सबसे बड़ी समस्या थी, और नमक के बगैर भोजन का स्वाद नहीं है कुछ भी। तो ये मुद्दा गांधी जी ने उठाया, और इस मांग को सबसे ऊपर उन्होंने रखा कि नमक कानून को खत्म कर दिया जाए भारत के अंदर से। और 11 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, कि 11 तारीख तक, 11 मार्च तक या तो मेरी ये डिमांड मान ली जाए, नहीं तो मैं क्या शुरू कर दूंगा, सॉल्ट मूवमेंट, या सॉल्ट आप कहें तो आंदोलन भी कह सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में शुरू कर दूंगा, मीन्स मैं नमक का कानून तोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने बोली, बावजूद इसके उन्होंने उसकी डिमांड को नहीं माना। अब क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस। हमने जो 9th क्लास में राइज ऑफ नाजिज्म था उसके अंदर पढ़ा है, चैप्टर के अंदर, कि इकोनॉमिक क्राइसिस आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आर्थिक मंदी आती है। उसका असर भारत के ऊपर भी हुआ। कैसे हुआ कि आर्थिक मंदी तो पूर्ण रूप से 1929 में आई, जैसे कि आज के टाइम सिचुएशन हो गई, आर्थिक मंदी का दौर आ चुका है, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ चुकी है। फॉलो प्राइसेस, लेकिन जो कीमतें गिरने का ट्रेंड था वो 1926 से ही स्टार्ट हो चुका था। अब किसानों को इससे क्या समस्या हो रही थी कि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, वो अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहे थे, उन्हें और भी नुकसान हो रहा था। उधर से गवर्नमेंट उनको कह रही थी कि टैक्सेस दीजिए, लगान दीजिए। अब वो कहाँ से देंगे टैक्सेस और लगान जब उनके पास इनकम ही नहीं आ रही है। तो वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमारे कर को, हमारे लगान को माफ कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ये करने के लिए एग्री नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस क्लास। अब बिजनेस क्लास क्यों सपोर्ट देती है, जो बिजनेसमैन थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक इंडस्ट्रियल ग्रुप उभरकर कंट्री के अंदर सामने आया था। उनकी क्या डिमांड थी, सबसे पहले डिमांड तो यही कि उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर देना पड़ता था। वो जो उनकी भी तो उस क्राइसिस के ऊपर भी तो असर हो रहे थे, उनके पास भी तंगी थी पैसे की, तो वो भी गवर्नमेंट को क्या कह रहे थे कि कर माफ कर दिए जाए, लेकिन गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और दूसरी उनके लिए समस्या क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी बाहर से सामान को इंपोर्ट करती थी, सस्ते दामों में बेचती थी, और उनके सामान को कंपटीशन करना पड़ता था उस सामान से, तो उन्हें नुकसान होता था। तो वो क्या चाह रहे थे कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ताकि उनका व्यापार फल फूल सके और गवर्नमेंट उनके टैक्स को माफ करे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए रेडी नहीं थी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है 1930 के अंदर, और इस इंसिडेंट से स्टार्ट होती है, साल्ट मूवमेंट से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सॉल्ट लॉ के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग।